आज के हमारे गेस्ट हैं एक प्रोफेशनल स्ट्रीट लिफ्टर जो कि 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, एक बार एशियन चैंपियन और एक बार उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल स्ट्रीट लिफ्टिंग में। स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? पहले तो हमें कैलिस्थेनिक्स पे आना पड़ेगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट लिफ्टिंग, बेसिकली आप हर जिम में से वो कर सकते हो, बट दे डोंट हैव द इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर माई स्पोर्ट। बिकॉज लोगों को लगता है, ट्रेनर्स ओनर्स को, कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, पीपल विल गेट हर्ट। मैं हूँ कंप्लीट वेजिटेरियन, तो न्यूट्रिशन मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम हो हमारे लिए। एंड दैट टू वो आपने तब किया जब आप 20 इयर्स के थे, राइट? मेन था मनी रिलेटेड इशू। पिछली बार मेरे को 50-60 लोग ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मेरे को स्पॉन्सर किया था। वी होप कि ये पॉडकास्ट के थ्रू भी आपको जितनी हो सके उतनी स्पॉन्सरशिप मिले। यस, आई होप। आई एम वेरी मच श्योर कि इस बार आप और अच्छा परफॉर्म भी करोगे। थैंक यू वेरी मच। गीता में कृष्ण जी ने कहा था कि डर को, अपने मनोबल को कमज़ोर न करने दो, अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाइए और अपनी लाइफ को उसके पूरे पोटेंशियल के साथ जिए। और इसी ताकत और शक्ति के अराउंड हमारा आज का एपिसोड है। और आज के हमारे इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक प्रोफेशनल स्ट्रीट लिफ्टर जो कि 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, एक बार एशियन चैंपियन और एक बार उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल स्ट्रीट लिफ्टिंग में। तो आज मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। तो हेलो पार्थ, वेलकम टू क्यूरो टॉक्स। हमारे एक छोटे से पॉडकास्ट का एक बड़ा सा हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं पार्थ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो हमारी ऑडियंस और लिसनर्स को? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में हमको बताइए। सो स्ट्रीट लिफ्टिंग अगर हम डिस्कस करने जाए, पहले तो हमें कैलिस्थेनिक्स पे आना पड़ेगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट लिफ्टिंग। तो अगर आपको कैलिस्थेनिक्स की हिस्ट्री पता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, कैली एंड स्थेनोस। ओके। ठीक है, तो इट इज़ लाइक जब रोमन वॉरियर्स वर्कआउट करते थे अपना, लाइक फॉर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉर के लिए प्रेप करते थे, तभी जिम इक्विपमेंट ये सब तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। सो यू लिटरली हैड पुल अप बार्स एंड द फ्लोर अराउंड यू, तो उसी के अराउंड ट्रेन करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एंड ये स्पोर्ट अलग अलग जगह इंट्रोड्यूस होने लग गए। अच्छा। तो फिर जैसे कि जर्मनी हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़, तो उधर ये एडवांस जैसे हुए स्पोर्ट, तो फिर लोग उसमें वेट ऐड करने लग गए बिकॉज काफ़ी इजी फील होने लग गया लोगों को। बॉडी वेट से यूज टू हो गए, तो वेट ऐड हुए। तो जैसे आउटडोर गए तो वो लोग ने कुछ ऐसे ब्रिक डाल दिए या फिर कुछ मेटल का ऐसा कुछ डाल दिया। अच्छा, तो मतलब स्ट्रीट्स में जो भी उनको एलिमेंट्स मिलते थे, ब्रिक्स हो गया या रॉड्स हो गई, उनसे वो वर्कआउट करते थे। एंड अभी प्रीवियस 10 years मैं बोलूँ कि स्ट्रीट लिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है स्पोर्ट। एंड आई वुड से पावर लिफ्टिंग से कंपेयर अगर हम करने जाए तो उससे ज़्यादा ही है। तो मतलब वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है उसके साथ। पावर लिफ्टिंग है अभी काफ़ी, बट वो लेवल पे हम अभी पहुंच रहे हैं इन स्ट्रीट लिफ्टिंग। तो स्ट्रीट लिफ्टिंग में मोस्टली 4 एलिमेंट होते हैं: मसल अप, पुल अप, डिप एंड स्क्वाट। एंड पावर लिफ्टिंग में जैसे कि बेंच, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट रहता है। तो आई वुड से कि स्ट्रीट लिफ्टिंग थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ पावर लिफ्टिंग से। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये स्पोर्ट में बिकॉज जो मूवमेंट्स है इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू पावर लिफ्टिंग। अच्छा, स्ट्रीट लिफ्टिंग में मैं देख रहा था जैसे कि एथलीट्स को और ज़्यादा हैवी वेट्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रॉन्ग मैन देखें, जैसे मैंने देखा था एडी हॉल और हाफ्थॉर को, ये लोग जब चिन अप्स या पुल अप्स कर रहे थे तो ये लोग 5 या 10 में भी इनका स्ट्रगल दिखने लग जाता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट उसी तरफ अगर हम स्ट्रीट लिफ्टर्स को देखते हैं तो आप लोग आप लोग को एक बार पुल अप्स या चिन अप्स करते हुए देखो तो ऐसा लगता है कि आप लोग काउंटलेस करते चले जाओगे। तो मुझे वहाँ पे लगता है कि कहीं एक स्ट्रेंथ का या अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट करने का एक वो कैपेसिटी शायद स्ट्रीट लिफ्टिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्गमैन। लाइक स्ट्रॉन्ग मैन इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन स्ट्रीट लिफ्टिंग आई वुड से। अभी स्ट्रीट लिफ्टिंग चीज़ ऐसी कि आपके बॉडी में वैसी मोबिलिटी होनी चाहिए, लाइक वो रेंज ऑफ मोशन में आप मूव करने चाहिए हो। अभी अगर आप स्ट्रॉन्ग मैन हो, पावर लिफ्टर हो, बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपके बॉडी में मसल मास इतना ज़्यादा है कि वो रेंज ऑफ मोशन में आप जा ही नहीं सकते हो। ओके। इफ़ ही अगर हम मसल अप की बात करें, आपको बार पे हैंग करना है एंड देन यू नीड टू गो अबाव द बार।
सो अब जब भी वो ट्रांजिशन फेज में हो बीच में, तो वो पार्ट मोबिलिटी दीज पीपल लैक। एंड मैं आप जैसे आप बोले कि एडी हॉल ये लोग स्ट्रगल करते हैं, बट अगर मैं आपको कंपैरिजन लैरी व्हील्स का दूँ, लैरी व्हील भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड पावर लिफ्टर है। अभी वो बंदा अच्छा खासा फुल प्लांच मसल अब ईजिली कर पा रहा है, उसको 20-25 साल की ट्रेनिंग है, एंड उसके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ है कि जो मोबिलिटी वाला पार्ट आता है उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ वाली चीज़ भी आ जाती है। अगर आपके बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ है तो फिर वो मोबिलिटी इजीली मतलब हो जाती है। अच्छा, तो स्ट्रीट लिफ्टिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? तो जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, मतलब 8th-9th स्टैंडर्ड में मेरे को ऑलरेडी फिटनेस में काफ़ी था, लाइक पुल अप पुशअप में करता था। एंड मेरा जैसे ही 10th ख़त्म हुआ, आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन जिम। ठीक है, तो मैं जिम ज्वाइन किया, लाइक मेरा अच्छा खासा प्रोग्रेस। आई स्टार्टेड एट 49 kg बॉडी वेट, एंड जिम ज्वाइन किया, मेरा 1 महीने में 55 किलो हो गया था वहाँ पे आराम से। बट मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को ऑलरेडी प्रोग्रेस टक दिख रही थी अपनी, फ्लैट हो गया। एंड मैं कॉलेज में था, मतलब इतना कुछ काम रहता नहीं है, तो मतलब टीवी शोज़ देखता है वो, तो रोडीज़ काफ़ी पॉपुलर शो है, तो मैं वो देखता था। एंड उसमें मैंने एक बंदे को देखा था, निष्काश अरोरा उनका नाम है। तो वो मतलब ह्यूमन फ्लैग, मसल अप्स ये सब परफॉर्म कर रहे थे उसमें, तो मेरे को वहाँ से पता चला कि इसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। तो मैं देख रहा था कि कैलिस्थेनिक्स में अगर मेरे को इम्प्रूव होना है, अगर तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं गूगल पे टाइप किया हाउ टू लर्न कैलिस्थेनिक्स ऐसा। सो मेरे इधर एक नियरेस्ट कैली पार्क था, तो मैं उधर गया, वहाँ पे मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिली, एंड मैं वहाँ पे 1 साल तक कंटिन्यू किया प्योर बॉडी वेट ट्रेनिंग। एंड मेरा बॉडी वेट वहाँ से 55 kg से 62 के अराउंड हो गया था, अराउंड 1 ईयर, बिकॉज मेरे को गाइडेंस मिल रही थी। जब मैं जिम कर रहा था इतनी गाइडेंस नहीं थी, मतलब कुछ भी जाके कर लिया, थोड़ा इधर उधर पूछ के कर लिया, बट वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे को। कैली पार्क में जस्ट पुल पुश, एंड वहाँ पे लाइक थोड़ा वेटेड का भी सेटअप था, तो लेग्स में मैं स्क्वाट डेडलिफ्ट भी मार लेता था, तो उससे मेरे को अच्छी खासी प्रोग्रेस मिल गई थी। यस, तो वहाँ से फिर आपका स्ट्रीट लिफ्टिंग में आपका जर्नी। एंड कैसा है कि वो थोड़ा मेरे घर से भी दूर था, तो 1 साल किया मैंने, फिर बाद में मेरे को ऐसा ऑफ लगा कि इतना दूर ट्रैवल करो, बिकॉज मैं 12th में भी आ गया था, तो पढ़ाई वगैरह वो सब भी रहती है ज़्यादा। तो मैंने अपने इधर जिम ज्वाइन किया, एंड उधर मैंने दोनों मिक्स अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, लाइक जिम बॉडी बिल्डिंग मिक्स। तो वो अनदर 1 साल चला मेरा, एंड उसमें मेरा बॉडी वेट अराउंड 65 हो गया था, एंड आई गेन्ड अ गुड इनफ स्ट्रेंथ एंड मसल मास इन बॉडी। तो इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक जिम होते हैं जहाँ पे आप ये कैलिस्थेनिक्स या स्ट्रीट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, या आप नॉर्मल जिम में वो कर सकते हो? अभी जो करंटली है, आई वुडेंट से कि स्पेसिफिक जिम है, और भी काफ़ी ज़्यादा जिम्स है वैसे, बट अब देखोगे स्ट्रीट लिफ्टिंग में यू जस्ट नीड पुल अप बार चाहिए, एक डिप बार चाहिए, ये 2 चाहिए, एंड स्क्वाट रैक डेडलिफ्ट सेटअप तो हर जिम में रहता ही है। तो बेसिकली आप हर जिम में से वो कर सकते हो? हर जिम में कर सकते हैं, बट मेरा वही है कि हर जिम अलाउ नहीं करता ये चीज़ करने को, बिकॉज लोगों को लगता है, ट्रेनर्स ओनर्स को, कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, पीपल विल गेट हर्ट, तो वो चीज़ें अवॉइड करते, तो वहाँ पे वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है उसके कारण। अच्छा, लाइक उसमें बट इट्स अ टोटली सेफ, एक डेफिनेट मूवमेंट्स हैं ये सब, मसल अप्स, डिप्स तो सब जिम में ऑलरेडी करते हैं लोग, और चिन अप्स पुल अप्स हर जिम में होते हैं। मतलब कोई बंदा अगर करेगा नहीं, खुद से नहीं करेगा, तो उसको पता नहीं रहेगा कि इसमें रिस्क है कि नहीं वो चीज़ में। अभी जिम ओनर्स को पता है कि अगर आप लैट पुल डाउन मार रहे हो, इसमें कुछ रिस्क नहीं है, तो वहाँ पे अगर लोग फुल स्टैक लैट पुल डाउन मार रहे हो, उनको तो कुछ बोलेंगे नहीं वो लोग। बट अगर मैं लिटरली खाली बॉडी वेट पुल अप कर रहा हूँ, लाइक 5 kg भी वेट डाल के किया, उनको लगे कुछ वो कर रहा है, तो आप यहाँ पे वेस्ट में वो एडिशनल वेट्स डालो, तो वो उनको सेफ नहीं लगता है। चीज़ें खड़े होकर कर रहा है, कोई बॉक्स पे खड़े रह के किया या बेंच पे खड़े रह किया, उनको लगता है कि इक्विपमेंट डैमेज कर देगा बंदा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं मेरे साथ कि अलाउ नहीं किया मेरे को करने के लिए। दैट इज़ अ सैड थिंग। तो आई थिंक अगर एक सेपरेट जिम बना सकते हैं, आई थिंक, क्योंकि स्ट्रीट लिफ्टिंग में तो इतना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक जैसे आप कह रहे हो, मसल अप्स, कहते हैं चिन बार्स, वो सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस और वो सब चीज़ नहीं चाहिए। यही है कि ये स्पोर्ट एक नया स्पोर्ट है, एंड ओनर्स या फिर जो ऑलरेडी कर रहे कैलिस्थेनिक्स वाले, उनको पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या इक्विपमेंट चाहिए। अभी मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ये स्पोर्ट, बिल्कुल, तो फिर मेरे को पता है कि एग्जैक्टली क्या क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स है, एंड जो इक्विपमेंट इंटरनेशनली अवेलेबल है एंड जो इधर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है आई वुड से। एंड यही है कि अगर वो लोग चीप क्वालिटी इक्विपमेंट बना देते हैं एंड हम लोग उस पर करने जाए तो टूट जाता है, तो इंजरी भी हो सकती है।
इंजरी मतलब रिस्क सबसे हमें ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है वो एक है, ये एक सवाल है। एक सवाल है। तो मैं इस पॉडकास्ट से एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट को आप में से बहुत सारे लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन हमको सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे मीनिंगफुल, ऐसे मोटिवेशनल पॉडकास्ट आपके सामने आते रहें, आपको गाइडेंस देते रहें स्पोर्ट्स की लाइन में, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स मिलते रहें और ताकि हम आपको आगे भी चल के मोटिवेट कर सकें, आपको गाइड कर सकें। थैंक यू। अब चलते हैं वापस हमारे पॉडकास्ट की तरफ। सो मैं आपको एक और इंसिडेंस बताना चाहता हूँ, लाइक मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन जिम वर्कआउट जो भी मुंबई में आपको मिलेंगे। तो मैं जिधर भी वर्कआउट करता था वहाँ पे जिम ओनर्स को लाइक दिक्कत तो रहती थी, बिकॉज मैं इधर मसल अप कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ या डिप कर रहा हूँ विथ एडिशनल वेट। अब जैसे कि मैं 50 kg का पुल अप कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, लाइक बहुत कम लोग करते हैं वो। डिप मेरा अराउंड 80-90 kgs के ट्रेन करता हूँ। तो कभी कभी हो जाता था कि कोई क्लाइंट जाके कंप्लेन कर दिया जिम वाले को, तो जिम वाले आके परेशान करते थे मेरे को कि आप ये मत करो, आप कुछ और वर्कआउट कर लो, लाइक ऐसा बोलते थे। लाइक मेरा ऑलरेडी वर्कआउट प्री प्लान्ड है, तो मैं उनका सुन के मैं दूसरा वर्कआउट क्यों करूं। तो ये बात पे बेसिक झगड़े वगैरह हो जाते थे। लाइक एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जिम वाले मेरे पे लीगल एक्शन ले लिए थे ये चीज़ में, पुलिस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था Really? इसमें, ये सब मामले में। अभी मैं जिधर भी वर्कआउट करता, लाइक थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है, एंड आई एम यूज्ड टू वर्किंग आउट एट सच एनवायरनमेंट। दिस इज़ समटाइम्स स्ट्रेसफुल फॉर मी। वर्कआउट के बीच में बीपी हाई हो जाता है एंड मैं फिर वो कांपने लग जाता हूँ, तो हेल्थ कंसर्न्स तो हो ही जाते हैं उससे, वो अलग ट्रेनिंग इज चीज़ है। समथिंग जो आप पूरे फुल कंसंट्रेशन से करते हो, जहाँ पे आपका एक मेंटल पीस होता है, एक मेंटल फोकस होता वो मेंटल फोकस मेरे को आज तक नहीं मिला, मेरे को 7 साल हो गए, मेरे को आज तक मिला नहीं है किधर भी वर्कआउट करने को। है। कहीं ना कहीं आई थिंक जिम ओनर्स को भी ये समझना चाहिए कि इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट, और क्या कहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट हो रहा है, किसी, क्योंकि जो गियर्स भी आप लोग पहनते हो, तो ऐसा नहीं कि वो किसी को भी कहीं पे भी लग रहा है, दे आर हैंगिंग ऑन योर बॉडी ओनली। इट्स विथ तो मी, यस। एग्जैक्टली, तो वो पर्टिकुलर आराम से पूरी तरह से सेफ भी है। तो हाँ, ये रीज़न क्या है, ये मुझे भी समझ में आता है, उसमें क्या सेफ्टी अनदर हैज़र्ड है। थिंग, लाइक मैं थोड़े कैली जिम्स में था पहले, एंड वहाँ पे कैसा था कि दे हैड वेरी मिनिमल इक्विपमेंट, मतलब ऑफकोर्स खाली पुल अप डिब्बा आ रहे हैं थोड़े बहुत वेट से, एंड उसमें हम लोग अपना शांति से वर्कआउट कर रहे हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। तो बीच बीच में आके बोल रहे कि म्यूज़िक लो करो, एसी बंद करो, फ़ैन बंद करो। लाइक आई एम लिटरली पेइंग टू वर्कआउट। तो आप मेरे को बीच बीच में आके बोलो मत, बोलना है पहले बोलो या बाद में बोलो, बीच में बोलोगे वो पूरा फ्लो टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यस। तो ये सब चीज़ रिलेटेड भी लीगल एक्शन हो चुका है। एक बार तो हो रहा था कि मैं वर्कआउट कर रहा था, जिम ओनर ने आके सब लाइट फैन सब बंद कर दी, एंड इट वाज लाइक अराउंड 7-8 इन द इवनिंग, इट वाज कंप्लीट पिच ब्लैक डार्क। एंड ये चीज़ रिलेटेड मैंने लाइक कंप्लेंट करने को ट्राई की, तो वो लोग ने सुनी नहीं, तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, एंड सोशल मीडिया डालने के बाद मेरे पे लीगल एक्शन हो गया था इसमें, बिकॉज आई वॉज जस्ट यूजिंग सम फैन एंड लाइट एंड लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक। रॉन्ग एक्चुअली, एंड दैट टू जब कोई आदमी सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज। एंड कैसा है कि आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड एट इंटरनेशनल स्टेज, एंड दैट्स हाउ दे ट्रीट एथलीट्स। नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये रियलिटी है, मतलब सब अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं पहले। एग्जैक्टली। मैं जब भी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप compete करने गया था, लाइक आई वॉज नॉट अर्निंग एन एनी थिंग, तो वो जिम ने मेरे को स्पॉन्सर किया था ये चीज़ में, बट एडिशनली आई ओपनड माई ओन डोनेशन लिंक, मतलब जो स्पॉन्सर कर रहे थे उतने में कवर अप नहीं हो रहा था, इट वाज लाइक 10-20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, बाकी मैं अपने मेहनत से गया हूँ। बट आई एम ग्लैड कि वो लोग ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी ये इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड कैसा था कि आई वॉज नॉट अर्निंग एनी थिंग एट दैट पॉइंट, मतलब मेरी सैलरी वॉज अराउंड लाइक 3-5,000 पर मंथ, मतलब उतना ही मेरे को मिल रहा था। तो I was around 20 years of age at that point, and तभी I went to Europe to compete at World Championship. और आपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया, साथ ही साथ उस जिम को भी रिप्रेजेंट किया, Yes. एंड स्टिल वो थोड़ा आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता वैसा है। ट्रीटमेंट मिला। दैट इज समथिंग विच इज, जो हमको भी एज अ And- सोसाइटी हमको भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एथलीट्स को जो डिजर्व कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इतना बड़ा ऑनरेबल काम कर रहे हैं, कहीं उनको थोड़ा बहुत डिजर्विंग। इट वॉज लाइक कि आप खाली 50 लोग में से एक जन सिलेक्ट हुआ है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, बट अगर मैं जो अमाउंट लिफ्ट कर रहा हूँ एंड वो इंटरनेशनल के इसमें कंपेयर करें, इंटरनेशनल में हज़ारों लाखों लोग हैं जो चीज़ कर रहे हैं, बट अमॉन्ग देम मैं टॉप 5-10 में आ रहा हूँ,
सो थोड़ा तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वही। और कहीं ना कहीं मतलब एक एथलीट उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसके पीछे कितने सारे सैक्रिफाइसेस, कितने सारी ट्रेनिंग्स कहीं हैं, वो कहीं ना कहीं लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ खाली उनका अचीवमेंट देख के। उसके पीछे एथलीट ने कितना स्ट्रगल किया, कितना सैक्रिफाइस किया हुआ है, वो कोई देखता नहीं है, इग्नोर कर देता है। और उसके बाद फिर एक बार आपका नाम हो गया तो उसके बाद फिर आप भगवान हो जाते हो। तो ये एटीट्यूड जो ब्लैक और वाइट का है ना, वो नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कि हर एक एथलीट की एक स्टोरी, एक स्ट्रगल स्टोरी है, कहीं ना कहीं उसको एक रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा एज यंग था, काम वगैरह इतना मिलता नहीं था, लाइक आई वॉज इनटू एजुकेशन, BMS किया हुआ है मैंने। ओके। बट उसके बाद में जो भी मैं वर्क करता था इट वाज रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड कोचिंग रिलेटेड। ओके। तो मेरा ऐसा था कि अगर मैं कोई भी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर मेरे को उधर काम भी मिल जाए इट वुड बी अ बोनस फॉर मी, ठीक है। तो हर जिम का ऐसा रूल होता ही है कि आपको आपका जो वर्क टाइम है उसके पहले वर्कआउट करके ख़त्म करो। तो मैं वो चीज़ किया था वहाँ पे कि जो दोपहर का स्लॉट रहता है इट इज़ ऑलवेज एम्प्टी, कोई भी जिम में जब एम्प्टी रहेगा वो, तो वो स्लॉट पे जब मैं वर्कआउट करने जाता था आई यूज टू नॉट गेट AC लाइट फ़ैन वर्कआउट करने को, तो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये चीज़ आई डिस्कस्ड विद माई एम्प्लॉयर एज वेल एज द जिम ओनर, मतलब दोनों एक ही है। तो उन्होंने बोला कि आप जो मेरा वर्किंग टाइम है उसके बीच बीच में यू कैन वर्कआउट, ताकि AC फ़ैन का प्रॉब्लम ना हो एंड आपका वर्क भी हो जाए। बट वो दोनों चीज़ मैं एक साथ कर रहा था तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज मेरे ऊपर पूरा लाइक लिटरली इंडिया का बोझ था कि मेरे को आई एम कम्पीटिंग इंटरनेशनली या फिर मैं कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। तो वो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अपना, आई एम लिटरली गोइंग फॉर रिकॉर्ड्स जो वर्ल्ड में कोई नहीं किया हुआ है, उसके बीच में आके कोई बोल रहा है तू काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें से मैं गुजर चुका हूँ, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और आई थिंक भाई ये एक बहुत ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत क्रिटिकल चीज़ है ये कि अ, जो हमारा वर्कआउट होता है, जो भी क्या कहते हैं स्पेशली फिटनेस में या कभी बॉडी बिल्डिंग हो गया या स्ट्रीट लिफ्टिंग इन योर केस, ये एक बहुत ही मेडिटेटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम बहुत फोकस करके अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हैं या अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे काम कर रहे हैं, जो हमें प्लस पॉइंट करना है उसको बढ़ाना है, जो वीकनेस है उसे ठीक करना है। तो ये एक बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट है। और उस पॉइंट पे अगर जैसे आप कह रहे हो जो डिस्टर्बेंस है या कुछ भी है कि यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हो, वो उस मेडिटेशन को बर्बाद कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं यूजलेस हो जा रहा है। एंड एग्जाम्पल, अगर आप जिम ट्रेनर जैसे काम कर रहे हो तो द वर्कआउट फैसिलिटी शुड बी ओपन फॉर यू ऑल द टाइम। एग्जैक्टली। यस, तो अगर उसी में अगर जिम वाला बोल रहा है कि मेंबरशिप के लिए पे करो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक सेंस। प्लस आई एम रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड इंटरनेशनली, तो ऐसा क्यों ट्रीट होता है, मतलब बिल्कुल दैट इज समथिंग वेरी सैड। और जो कि आई थिंक हर ब्रांड को या मैं कहता हूँ हर इंडिविजुअल को ये समझना चाहिए कि जो आदमी जो भी है इंडिविजुअल है, वो जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। अच्छा, जैसे आपने जो मूव्स बताए स्ट्रीट लिफ्टिंग में होते हैं, तो वो एक्चुअली जब आप एडिशनल वेट्स लेके करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनियस होते हैं, स्पेशली जॉइंट्स पे। तो उसमें आप क्या करते हो अपनी इंजरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो हम करते हैं लाइक स्ट्रीट लिफ्टिंग में जॉइंट टेंडन पे आता है। आई वुड नॉट से इट्स कम्प्लीटली ट्रू। अगर आप चीज़ें स्मार्टली प्लान करो तो फिर उतना स्ट्रेस नहीं देगा आपका जॉइंट, बिकॉज ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल इज़ लाइक वेरी मच। जो आपको दिख रहा है दैट पर्सन कैन लिफ्ट मच मोर टाइम्स जो दिखा रहा है वो। ओके। सो बेसिकली अगर आप कोई भी स्ट्रेंथ टाइप के स्पोर्ट में हो, तो अगर इफ़ यू वांट टू डील विथ एनी पेन इंजरी, आपको एकदम स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी वो चीज़ में। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट करो ये चीज़ में, बिकॉज अगर आप खुद से करने जाओ आपको एक तो टाइम भी बहुत लगेगा एंड दैट थिंग मे नॉट वर्क, ऐसा है। और इंजरी कहीं ना कहीं फिर आपको एंड यू नीड टू हैव गुड सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन विथ स्लीप एंड स्ट्रेस। एंड यही है कि अगर स्ट्रेस में आप वर्कआउट कर रहे हो तो दैट कैन लीड टू हायर चांसेस ऑफ इंजरी, और सिवियर इंजरी हो सकती है, फिर आप पॉसिबल है। पीछे हो जाएगा अपनी ट्रेनिंग में। बिकॉज अगर आपका माइंड वो चीज़ में आपका किधर और है एंड आप लिफ्ट करने जा रहे हो, चांसेस ऑफ यू गेटिंग इंजर मच मोर हायर। एंड ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो वही है कि आप वर्कआउट एक साथ मत करो अपना कभी। अच्छा, जैसे आइस बात आपने ट्राई किया कि इज इट रियली डिफरेंट? लोग कहते हैं कि उससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। सो बेसिकली आइस का काम होता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना। एंड इन्फ्लेमेशन ऐसी चीज़ है दैट अकर्स जब आप
प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन या स्लीप कुछ ले नहीं रहे हो, ओके। ठीक है, तो आइस बात एक बार टेम्परेरीली आपको अच्छा फील करवाएगा, बट अगर आपको एक्चुअल में इंजरी फ्री रहने का है तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन और स्लीप पे ही करना फोकस, और कोई रास्ता नहीं है। वो खाली इन्फ्लेमेशन उस टाइम के लिए टेम्परेली कम कर देगा, बट अल्टीमेटली आपको डाइट Yes. अच्छी लेनी पड़ेगी। अगर आपके बॉडी में बहुत सारे पेन इंजरी है, आई वुड सजेस्ट आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ मत करो, मतलब कुछ भी टाइप का वर्क मत करो, आपकी इंजरीज चली जाएगी उसी में। तो भाई बेसिकली उस प्रोसेस को थोड़ा और बट अगर एक्सपर्टाइट आप कर। उसमें अगर आप तुरंत वापस वेट ऐड करके अपने नॉर्मल लेवल पे चले जाओगे तो इंजरी बढ़ सकती है आपकी, तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा, आपका यू आर इन अ वेरी गुड फिजिक राइट नाउ, बट डू यू थिंक लाइक अगर आप और मसल मास गेन करोगे तो वो क्या आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा या और एडवांटेज मिलेगी उससे? यू विल गेट एन एडवांटेज बिकॉज जितना मसल रहता है उतना आप में स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मसल उतना स्ट्रेंथ। तो जितने भी आपको बड़े लिफ्टर दिखेंगे इंटरनेशनली या जो भी टॉप पर है, यू विल सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मसल मास इन दैट बॉडी विच इज़ इवनली प्रोपोर्शनेटेड थ्रू आउट दैट बॉडी। अच्छा, आपने वैसे पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग ट्राई किया है? यस, मैंने मतलब आप देखोगे मैंने सब कुछ ट्राई किया है। अभी मैं आपको कैलिस्थेनिक्स में बताऊंगा, देर आर 4 मेजर थिंग्स। देर इज़ एंड्योरेंस, देर इज़ वेटेड एंड्योरेंस, देर इज़ फ्री स्टाइल एंड देर इज़ स्टैटिक्स। ये मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। अच्छा, तो अगर आप देखोगे मैं जब स्टार्ट किया था विथ कैलिस्थेनिक्स, मैं बॉडी वेट एंड्योरेंस में ज़्यादा था बिकॉज दैट हेल्प मी बिल्ड कैपेसिटी फॉर स्ट्रीट लिफ्टिंग, ओके। ठीक है। एंड साथ साथ में जो स्टैटिक एंड फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं, फ्री स्टाइल में मतलब बहुत सारे ऐसे जिम्नास्टिक टाइप में हो रहे थे, इसमें आप रोल कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, वो भी चीज़ मैंने की हुई है। एंड स्टैटिक्स में जैसे कि देर आर सिमिलर मूवमेंट्स जिम्नास्टिक्स में विच वी कॉल प्लांच, माल्टीज, फ्रंट लीवर, ये सब मूव्स होते हैं, वो भी क्या जो मैं अभी भी कर सकता हूँ बिकॉज मेरे में उतना मेरा बेस बिल्ड हो चुका है वो चीज़ में। तो आपने लास्ट टाइम कब ये इंटरनेशनली जो आपने कम्पीट किया था वो आपने कब किया था? इट वॉज लाइक अराउंड अक्टूबर 2023 एंड कैसा था, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था कंपटीशन, वो 2 या 3 महीने पहले था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पहले। तो लाइक प्रिपरेशन मेरी वगैरह सब लाइक एकदम एंड मोमेंट पे थी, बट स्टिल आई मैनेज टू क्वालिफाई। बट मेरा जो रियल स्ट्रगल था वो क्वालिफाई होने के बाद स्टार्ट हुआ बिकॉज कैसा है कि मैं अपने फैमिली में पहला बंदा हूँ जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो। तो मेरे पास ना पासपोर्ट था ना वीज़ा था, एंड आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है तो बेसिकली यू नीड टू गेट अ शेंगन वीज़ा। ओके। तो मैंने पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई किया विच टुक मी अराउंड लाइक 1.5 मंथ। आई हैड टू ट्रैवल लाइक मल्टीपल टाइम्स टू द पुलिस स्टेशन टू गेट माई वेरिफिकेशन डन। चलो ठीक है, पासपोर्ट तो हो गया टाइम पे, थोड़ा खर्चा हुआ उसमें, लाइक वो रिश्वत देनी रहती है वो, चलो ठीक है, वो तो हर जगह का ही है। बट मेन वॉज द वीज़ा। अभी मेरे कंपटीशन को कुछ 1 महीना बचा था, एंड इसका जो वीज़ा एम्बेसी है VFS ग्लोबल बोलते हैं, विच इज़ इन लोअर परेल। तो वहाँ पे जाके आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यू नीड टू गिव लाइक लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, जैसे कि फादर का बैंक डिटेल, खुद का बैंक डिटेल, पापा का ITI रिटर्न, आधार, पैन, पासपोर्ट तो ऑफकोर्स लगेगा ही, एंड पता नहीं राशन कार्ड ये सब मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, मेरे को पता नहीं। सो यस, सो मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करने में कुछ 1 हफ्ता लग गया था, पूरा घर से अंदर से फाइल निकाली ये सब, तो सबमिट किया। बट लकीली मेरे को कुछ 3 या 4 दिन में अप्रूव आ गया वीज़ा का। एंड कैसा था कि मेरे कंपटीशन को कुछ 10 या 15 दिन बचे थे तब जाके मेरा वीज़ा आया। सो 10-15 दिन पहले आई बुकड माई फ़्लाइट्स, माई स्टे एंड एवरीथिंग। मेरे साथ और 2 दोस्त थे, उनका नाम आदित्य मागो एंड केतन जैन। दे वर द नेशनल चैम्पियंस इन दर कैटेगरी। आदित्य मागो इन -80 kg कैटेगरी, केतन जैन इन -73 kg कैटेगरी। अच्छा। तो हम गए जर्मनी। पहला तो कल्चर डिफरेंस इज़ सो मच इंडिया और वहाँ पे। एक तो मैं बोलूँगा कि वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको इधर, अच्छा। मतलब आपको दूर दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पता चलता है कि वॉशरूम ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम तो थी, बट चलो ठीक है, वो तो हम लोग ने कैसे भी मैनेज कर ली। मेन था मनी रिलेटेड इशू, बिकॉज अगर आप देखोगे 1 यूरो इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़, एंड वहाँ पे बेसिक 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का भी आपको कुछ 1000 रुपये देने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी मच एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो मतलब उतना प्राइस डिफरेंस है। तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे ये चीज़ के लिए, वी वर वेरी ऑन अ लिमिटेड बजट। आप देखोगे कि मेरा जो प्लान्ड खर्चा था 1.5 लाख का था और 2.5 लाख तक चला गया था मेरा, वैसा था,
ठीक है। एंड दूसरा चीज़, खाने का चीज़, अब मैं हूँ कंप्लीट वेजिटेरियन। जब मैं गया था मैं कंप्लीट वेजिटेरियन था। वहाँ पे आपको चिकन, अंडा, मीट के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एंड एज अ मारवाड़ी हम लोग इसमें गाय नहीं खाते, वहाँ पे वही खाते हैं लोग। एग्जैक्टली। एक वो प्रॉब्लम थी। तो न्यूट्रिशन मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम हुआ हमारे लिए, बिकॉज हम कोई भी होटल जिधर भी रुके हुए वहाँ पे खाने को कुछ अवेलेबल ही नहीं है। सो रॉन्ग न्यूट्रिशन अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस अ लॉट इन द कॉम्पिटिशन। एंड कम न्यूट्रिशन होने के कारण आई हैड सीवियर केस ऑफ यूटीआई। तो वो एक बड़ा कंसर्न था। एंड मैं बीमार था एंड वो कंडीशन में परफॉर्म किया, एंड येट आई मैनेज टू स्टूड 7th। 7th आने तो मेरा बॉडी वेट अराउंड 6 kg कैटेगरी में मैं compete कर रहा था। आई ड्रॉप डाउन टू 62 kg मेरे ज़्यादा बीमार होने के कारण। ऐसा हो गया था। ये एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम हमारे पास एक हमारे पावर लिफ्टर है उदय स्वामी, वो भी आए थे एंड वो गए थे चाइना। और उन्होंने कहा कि जब हम उनके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, कोई गाइड नहीं दिया गया था उनको, और वहाँ पे जब उन्होंने खाने का वो सब देखा तो वहाँ पे सब नॉन वेज और क्या कहते हैं, जैसे कि चाइनीज़ डिशेस होती हैं, सब लाइव एनिमल्स वो सब थे। और उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि उनको कहाँ से मिलना है। मेन्यू में भी सब कुछ चाइनीज़ लिखा है, कोई इंटरप्रेटर नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ राइस लेके एक हफ़्ता बिताया, राइस एंड एग। तो वो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बॉडी होनी चाहिए आई थिंक, जो कहीं ना कहीं उनको गाइड कर सके। भले ही उनको कंपनी ना भी करे, बट एटलीस्ट एथलीट्स को गाइड कर सके कि तुम्हें क्या लेना है, क्या साथ, जैसे कि आप कुछ फूड आइटम्स ले जा भी सकते हो साथ में, बट कहीं ना कहीं वो गाइडेंस होती है आपके पास, तो आप वो मैनेज कर सकते हो। आपको भले कितना भी स्पॉन्सरशिप पैसा मिल जाए, बट कोई वहाँ का बंदा चाहिए जो आपको हेल्प करे ये सब चीज़ में। बिल्कुल। अगर आप इतना बड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इतना छोटा था तो लाइक हेल्प करना ही चाहिए। बिकॉज हम लोग वहाँ पे गए, एक और चीज़, जब हम पहुँचे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वी वर स्टक एट द एयरपोर्ट फॉर 8 hours बिकॉज वी हैड टू गो फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कोलोन। ओके। और हमें पता ही नहीं कि ट्रेन कहाँ से बुक करनी है, टैक्सी कैसे करनी है, बिकॉज फ्रैंकफर्ट टू कोलोन इज़ 100 kilometers। तो गाड़ी से तो ट्रैवल पॉसिबल नहीं था, लाखों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि उतना तो है ही वहाँ का ट्रैवलिंग का। तो ट्रेन बुक करने में हमें 8 घंटा लग गई थी उसमें, ना खाना ना कुछ। और खाने ये में भी। एथलीट के लिए जो कि और इतना ज़्यादा, जिनको इतना इक्विलिब्रियम पे रहना है, फिट रहना है, फोकस करना है मेरे गेम पे, बट एंड वहाँ पे बेसिक मील इज़ लाइक अराउंड 10 euros, जो आपको मैकडी बर्गर किंग से मिलेगा, विच इज़ नॉट एथलीट फूड वी कॉल। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी इंटरनेशनल कम्पीट करने जा रहे हैं, मैं 100% बोलूँगा कि आप एयरबीएनबी बुक करके जाओ, आप सुपर मार्केट से रॉ खाना लो एंड अपने आप कुक करो वहाँ पे। आप रेस्टोरेंट के भरोसे मत रहो, बिकॉज वो लोग कुछ भी सर्व कर देंगे, आपका डाइट पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा एंड वो परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, सो आई एम फुली प्रिपेयर्ड कि मैंने जो गलती की वो वापस ना दोहराऊँ, एंड मैं कुछ अच्छा रैंकिंग लेके आऊँ ताकि इंडिया का नाम रहे। एंड दैट टू वो आपने तब किया जब आप 20 ईयर्स के थे, राइट? यस, अराउंड 2021 के अराउंड था। उस समय ये Yes. सब अकेले मैनेज करना, और क्या कहते हैं, अपना परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना, और खाने पीने का भी, और सब कुछ करना, पेपर वर्क, एवरीथिंग। एज बिकॉज मैं मोस्टली ट्रैवल अपने पेरेंट्स के साथ ही किया हुआ हूँ। मतलब आई हैव competed टू डिफरेंट स्टेट्स, लाइक आई वाज अराउंड 18, 19, 20, बट इंटरनेशनल ट्रैवल करना थोड़ा डिफरेंस था। एंड अब वहाँ पर वो आपको 100% खुद से मैनेज करना है। आपका दोस्त थोड़ा बहुत गाइड कर लेगा आपको, एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, बट जो हमारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं वो वाली हेल्प आपको उधर नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है और भी गेस्ट के साथ कि जब एथलीट के साथ एक उनका कोच होता है ना, तो ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द हेडेक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, Yes. कि पेपर वर्क हो गया या उनकी डाइट हो गई, कुछ भी हो गया, बिकॉज क्योंकि एथलीट को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, देन ओनली ही कैन परफॉर्म बेटर। तो मुझे भी वही लगता है कि एज सिटीजन्स ऑल्सो हम लोगों को जितना हो सकता है सपोर्ट करना चाहिए ऐसे एथलीट्स को, जो कहीं ना कहीं कंट्री का नाम रोशन करने जा रहे हैं या कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी भी तरह से। वो एक हम सबकी ड्यूटी। तो एनीवेज, अच्छा मुझे ये पूछना, तो अभी आप नेक्स्ट कब प्लान कर रहे हो पार्टिसिपेट करने का? सो अभी लाइक इन द मंथ ऑफ लाइक प्रीवियस मंथ, मार्च अप्रैल के अराउंड एक क्वालिफायर हुआ था यहाँ पे। तो उसमें मैं फर्स्ट आया
in -66 kg category, and you need to be in top 10 all around the world, because ये जो competition था, this is final rep organized competition. final rep एक agency है, तो वो organize करते हैं competition. तो ऐसे qualifier throughout the world बहुत सारे हो रहे हैं, and आपको throughout the world में top 7 या 10 के अराउंड आने का है to be able to compete at वर्ल्ड चैम्पियनशिप. ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है ये हर 2 साल में होता है. प्रीवियस 2023 में था, एंड अभी इधर है. एंड अभी फ़िलहाल मैं 4th प्लेस पे हूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. जब मैं जीता था तब 3rd पे था, बट और क्वालिफायर हुए तो मेरा रैंकिंग नीचे आ रहा है, क्योंकि और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथलीट्स है इसमें. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वापस जा सकता हूँ ये साल के एंड में. तो इसके लिए फिर आपको कोई अभी इस बार स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ मिली है? आई वुड नॉट से स्पॉन्सरशिप मिली है. जो मैं कंपटीशन, जो नेशनल क्वालिफायर खेला है मैंने, उसका ही प्राइज़ मनी विनिंग लाइक 1.2 lakhs है, विच वुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द विनर. तो करंटली मैं और आदित्य मागू, जो हम पिछले साल गए थे 2023 में, वो और मैं मोस्टली वापस जाएंगे, तो 1.2 lakh दोनों में बढ़ जाएगा, विच इज़ 60,000 ईच. तो आई थिंक दैट वुड ओनली कवर लाइक हाफ ऑफ द फ्लाइट एंड स्टे का, लेस देन हाफ, बिकॉज 1 लाख जितना तो फ्लाइट स्टे में टोटल निकल ही जाता है. तो बाकी का आप कैसे? बाकी तो जब प्रीवियस गया था तब मैंने क्राउड फंडिंग खोली थी, एंड काफ़ी लोग ने मेरे को हेल्प की थी, एंड आई वॉज एबल टू गो देयर. मेरे पेरेंट्स ने भी हेल्प की थी, बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वापस मेरे पापा ये चीज़ में हेल्प कर पाए. तो इस बार मैं खुद से देख रहा हूँ. आई विल ट्राई टू अप्रोच सम ब्रांड्स, बिकॉज सप्लीमेंट ब्रांड को अगर मैं प्रमोट करूँ, नाम तो उनका होगा ही, एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट टू विद द स्पॉन्सरशिप. जिस जिम ने आपको स्पॉन्सर किया था वो जिम आपको अभी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है? प्रीवियसली मैंने जो ब्रांड को रिप्रेजेंट किया था, वो लोग ने उतना मेरे को अमाउंट स्पॉन्सर नहीं कर पाए मेरे को. तो अभी मैं अपने खुद से कोई ब्रांड ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरे को कंप्लीट स्पॉन्सर कर दे इस चीज़ में. सो आई होप सो कि कोई बड़ा ब्रांड लाइक मसल ब्लेज, माई प्रोटीन, ऐसा कोई ब्रांड हो जाए. बिकॉज मैंने देखा है कि जो बड़े पावर लिफ्टर है या फिर कोई भी ओलंपिक लिफ्टर है, उन लोग को 100% स्पॉन्सरशिप मिल रही है. जो सेम मेहनत वो कर रहे हो, सेम मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे को भी मिलनी चाहिए चीज़ में. एंड आई डोंट वांट टू टेक द स्ट्रेस ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा. मैं कंपटीशन में फोकस करूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन में. जैसे आपने बताया कि यू नीड टू हैव अ कोच. अभी कोच तो रहेगा नहीं मेरे साथ में, मेरे को खुद से करना है, विच आई एम रेडी टू डू. मैंने पिछली बार भी किया, मैं ये बार भी कर सकता हूँ, मेरे को पता है. बट मॉनिटरी वाइज थोड़ा मेरे को हेल्प लगेगी ये चीज़ में वापस. एंड वी होप कि ये पॉडकास्ट के थ्रू भी आपको जितनी हो सके उतनी स्पॉन्सरशिप मिले. Yes, I hope so. And we hope for the best for that. Yes, पिछली बार मेरे को 50-60 लोग ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मेरे को स्पॉन्सर किया था, एंड मैं नहीं चाहता कि वही सेम लोग मेरे को वापस करें. तो एक ब्रांड कर दे तो दैट बार आपको और भी ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे. आई एम वेरी मच श्योर, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इस बार आप और अच्छा परफॉर्म भी करोगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. व्हाट डू यू थिंक आर योर वीक पॉइंट्स, और आप उसमें कैसे उनको इम्प्रूव कर रहे हो? तो मेरा वीक पॉइंट मैं बोलूँगा कि मेंटली मैं थोड़ा सा वीक हूँ ये चीज़ में. बिकॉज अभी मेरे साथ जो भी पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं विद द जिम, तो मेरे पास कोई भी अप्रोच करता है ना, मेरा दिमाग खिसक जाता है वो चीज़ में. तो वो चीज़ मेरे को मेंटली मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि हाउ टू डील विथ पीपल एज आई एम ग्रोइंग विथ एज. मैं पहले पब्लिक में, कम्युनिटी में पहले लोगों से डील करना सीख रहा हूँ. एंड अनदर थिंग आई वुड से कि जो मेरा पेन इंजरीज से मैं डील कर रहा हूँ अभी, मेरे को उसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है. तो अभी देर इज़ अ फिजियो फ्रॉम लेबनान, उनका नाम रफ़ील है. वो मेरे को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू पेन इंजरी, जो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती है. तो उनके गाइडेंस के अंदर मैं अभी थोड़ा हील हो रहा हूँ. बेसिकली आई हैव एल्बो टेंडनाइटिस एंड बेसिक स्ट्रेन इन माय लोअर बैक एंड एडक्टर्स. अगर मैं खुद को और ज़्यादा पुश करते रहूँ, सो आई मे एंड अप टेयरिंग दोज जॉइंट्स. तो वो नहीं चाहता मैं, इसलिए आई एम कंसल्टिंग फिजियो. एंड मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी सब चीज़ है, ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल, बिकॉज आपकी हेल्थ पहले एंड देन बाद में आपके नीड्स है. बिल्कुल, वो तो है. एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है आपका? तो जैसे कि बोला कि जो मैंने 10th की है, आई वॉज इन ICSE बोर्ड फ्रॉम 1st to 10th पूरा. तो उसमें मेरे को लाइक अराउंड 91.40% आया था इन 91, विच इज़ लाइक अ लॉट इन ICSE बोर्ड में देखे जाओ. मैं लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें मेरे को लाइक
इंटरेस्ट नहीं था घर वालों के बोलने के, इससे मैंने किया हुआ ये चीज़। एंड उसके बाद में आई स्विच टू HSC बोर्ड जो 12th में था, एंड 12th में भी मैंने अराउंड 80% लाया था, बिकॉज 11th 12th में मेरा जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ाई में कम था। बट जो मैंने ICSE बोर्ड से सीखा हुआ है वही सेम सिलेबस आपके HSC में है। तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ टू गेट इनटू कॉलेज फॉर माय डिग्री। उसके अलावा फिर आप अभी आप कुछ जो जॉब कर रहे हो वो इसी लाइन में कर रहे हो, कॉमर्स बैकग्राउंड में, या आप फिटनेस से रिलेटेड कुछ कर रहे तो हो? जब मैं अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आया, डिग्री कॉलेज में, तब मैं स्ट्रीट लिफ्टिंग में लाइक अराउंड थर्ड पे था ओवरऑल नेशन वाइज। अच्छा। नेशन वाइज में ओवरऑल थर्ड था। तो साथ में मैं अपना कॉलेज भी संभाला था, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन कॉलेज भी जाना था, एंड मेरे को साथ में मेरा वर्क भी करना था। वर्क वाइज मैं बेसिक कोचिंग कर रहा था, बिकॉज आई हैड टू इन्वेस्ट इन माई सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन। मेरे को घर से कंप्लीट मिल नहीं रहा था, माई फादर कुडंट डू एवरीथिंग, मेरे को खुद से आए, तो मैं थोड़ा कमाने भी स्टार्ट कर रहा था। ओके, तो जो मैंने जब कोचिंग मेरी स्टार्ट की थी, इट वाज अराउंड इन डिग्री कॉलेज इटसेल्फ, जब मेरा थर्ड ईयर था, जब मैं कॉलेज भी जाता था, अपना वर्कआउट भी करता था एंड कम्पीट भी करता था साथ साथ में। तो मैंने 1 साल किया कोचिंग, एंड देन मेरा जैसे ही डिग्री ख़त्म हुआ मैं इस चीज़ में और घुसना चाहा, बिकॉज मेरे को पसंद आया लोगों को ट्रेन करना, लोगों को गाइड करना। कैलिस्थेनिक्स में या स्ट्रीट लिफ्टिंग में ही ट्रेन करते ओ मेजरली कैलिस्थेनिक स्ट्रीट लिफ्टिंग में। हो? अच्छा। बट मेरा जैसे कि बैकग्राउंड ओवरऑल कैलिस्थेनिक्स में, जैसे कि स्टैटिक, फ्री स्टाइल, इवन पावर लिफ्टिंग जिम में, तो मैं लोगों को उसमें भी ट्रेन करता हूँ। ओके, दैट्स गुड। एंड मेरे क्लाइंट्स आर लाइक फ्रॉम 16 years ऑफ एज अप टू 52 years ऑफ एज। तो मेरे क्लाइंट बेस अभी फ़िलहाल एट एवरी एज ग्रुप। तो स्ट्रीट लिफ्टिंग इंडिया में एक बहुत ही नया स्पोर्ट है। कैलिस्थेनिक्स को हम समझ सकते हैं कि हाँ, उससे कुछ साल पहले तक इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट स्ट्रीट लिफ्टिंग इज़ वेरी न्यू। इनफैक्ट यूथ भी अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको कितनी मुश्किल हुई अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि आप ये स्पोर्ट को प्रोफेशनली इसमें घुसना चाहते हो और कम्पीट करना चाहते हो? अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, बिकॉज मैंने जिम बस शौक के लिए स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जब मैं जिम ज्वाइन किया था, कुछ 7,000 साल की मेंबरशिप थी, विच वॉज अ लॉट फॉर माई फादर टू पे। बट मैं कहता था कि मैं रोज़ जिम जाता था, तो पैसा तो मेरे को पता है मैं कितना वसूल रहा हूँ। बट पापा को लग रहा है कि ये बस शौक के लिए कर रहा है, तो इसको करने देते हैं वो। बट मैं जैसे जैसे गया, मैं न्यू लोगों से मिला, मैंने ये चीज़ को और एक्सप्लोर किया। आई सॉ कि इसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मनी वाइज एंड एथलीट करियर वाइज। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया, एंड आई परस्यूड इट फॉर द नेक्स्ट 7 जैसे कि मैंने 2018 में स्टार्ट किया, अभी 2025। मेरा एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं हुआ है कि मैंने वर्कआउट किया नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा मैं रेस्ट ले नहीं सकता हूँ, मेरा ऐसा है, बिकॉज मैं उससे ज़्यादा रेस्ट लूँगा मेरा नींद नहीं आएगा, मेरा ऐसा हो जाता है। तो वही है। तो मतलब योर पेरेंट्स आर फाइन विद इट कि आप इस प्रोफेशन में पूरी तरह से घुस चुके हो, उसमें आप प्रोफेशनली कोचिंग भी दे रहे हो और compete भी कर रहे हो? मतलब मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स किए, लाइक आई हैव बीन 4 टाइम नेशनल चैम्पियन, आई एम द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट दिस स्पोर्ट इंटरनेशनली। बट सम वॉट आई कैन स्टिल से कि मेरी मॉम शी इज़ नॉट एट सेटिस्फाइड विद वॉट आई डू, बिकॉज हर पेरेंट्स का रहता है कि जैसे कि मैं मारवाड़ी हूँ, तो दे वॉन्ट कि मैं कुछ ऐसा कॉमर्स रिलेटेड करूँ, बिजनेस, इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी वैसा। लाइक इवन आई वुड से मेरी सिस्टर इज साइकोलॉजी, सो उतना अभी तक उसके लिए भी सपोर्टिव नहीं है ये चीज़ में, बिकॉज उनके मन का चीज़ नहीं कर हो रहा है। तो मतलब बेसिकली बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड हो तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसमें। थोड़ा रिस्की चीज़ है ये, बट अगर आप ये चीज़ में परफेक्शन लाते रहोगे तो रिस्की नहीं रहेगी। सी स्टेबिलिटी तो आई थिंक कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में नहीं है। आजकल हम जैसे देख रहे थे कि आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं। तो जो सेक्टर हम लोग मानते थे कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और बहुत इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी हो रही है आजकल। और स्पेशली अगर आप जैसा काम कर रहे हो जहाँ पे हम पूरे पैशन से कर रहे हैं, पूरी नॉलेज और रिसर्च गेन करके वैसे ही कोचिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम में अपने आप एक पैशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक अर्ज आ जाती है उसमें उसको में एक्सेल करने की, उसमें मास्टरी करने की। तो कहीं न कहीं अगर कल को अगर जो है ऐसे ऐसी फ़ील्ड्स अगर प्रॉफ़िटेबल नहीं भी होंगे, बट आप उस
फील्ड में ऑलरेडी एक मास्टर होगे, जहाँ पे लोग आपसे क्या कहते हैं, एडवाइसेस ले रहे होंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे वर्ल्ड वाइड? नॉलेज वाइज मैं बोलूँगा कि मेरे को ऐसे एकदम कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप जैसे प्रोग्रेस होते हो आपको 10 नई चीज़ पता चलती है बारे में, एंड इफ़ यू आर ट्रेनिंग समवन द सेम थिंग, आपकी खुद की भी नॉलेज गेन होती है ये चीज़ में। नहीं, ऑब्वियसली यू आर वेरी यंग एट दिस स्टेज कि आपको उसमें पूरी मास्टरी हासिल हो, बट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप विद एज जितना ज़्यादा डेडिकेशन से वो करते जाओगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेन दैट मच ऑफ नॉलेज। और जैसा आप कह रहे हो कि हाँ, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और ये बहुत ज़्यादा डीप उसका क्या कहते हैं, बहुत ही वाइड स्प्रेड इसका स्पैन होता है। तो कहीं न कहीं आप जितना टाइम इसमें आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी नॉलेज लेने में, इन्फॉर्मेशन लेने में, और ख़ास तौर पे ट्रेनिंग देने में भी, तो साथ ही साथ आप उतना सीखते भी जाएँगे आई थिंक। जो भी टॉप पे सिखाते हैं ना, जो टॉप कोचेज है, वो लोग भी खुद बोलते हैं कि वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस थिंग। एब्सोल्युटली। यस, तो ऐसे कंप्लीट नॉलेज नहीं है। स्ट्रीट लिफ्टिंग है ही ऐसा, या कैलिस्थेनिक्स है ही ऐसा कि इसमें न्यू चीज़ें आती रहती है। इवन आप कोई और स्पोर्ट लो, भले बॉक्सिंग ले लो या एमएमए ले लो, उसकी कंप्लीट नॉलेज है लोगों को, उसमें मेरे हिसाब से आगे प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता, उसका एक लिमिट है। ऑफकोर्स स्ट्रेंथ वाइज टेक्निक वाइज थोड़ा कर सकते हैं इम्प्रूव, बट जितनी कोचेस को नॉलेज है दैट्स द मैक्सिमम दे हैव करेंटली। बट जो हम कर रहे हैं ये न्यू चीज़ है, एंड इसमें अभी नॉलेज आ सकती नहीं, ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हो कि इसमें बहुत सारी अभी अनडिस्कवर्ड टेरिटरी है, इसमें बहुत सारा R&D करने का स्कोप है अभी। और क्योंकि आई थिंक जितना एक्सपोज होगा ये स्पोर्ट वर्ल्ड के लिए, तो उतना ज़्यादा R&D बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा बेटर टेक्निक्स और क्या कहते हैं, इंजरी प्रिवेंशन के तरीके, वो सब और डेवलप होते चले जाएंगे। है। इवन अगर आप पावर लिफ्टिंग ले लो तो उसमें कहता है कि अब एडी हॉल ले लो, उसने 500 किलो का डेडलिफ्ट मारा है, बट आई वुड से कि उसके आगे भी लिमिट है। लोग बोलते हैं हाफ टन डेडलिफ्ट इज़ अ मिथ, वो बंदे ने कर दिखाया। सो अगर किसी को 550 किलो करना है, विद टाइम दे विल बी एबल टू डू, बी इट नेचुरल और एनहांस्ड, वो देखा जाएगा। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स। अच्छा, तो जैसे हम लोग ये एनहांस्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट लिफ्टिंग में कितना ज़्यादा ये ड्रग्स का यूज़ कितना ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है? या कोई कोई भी स्पोर्ट हो, हर जगह स्टेरॉयड अब्यूज़ है, बिकॉज स्टेरॉयड इज़ नॉट इलीगल। आपको हर मेडिकल स्टोर में मिलेगा वो चीज़, एंड इलीगली भी लेने जाओ तो इजीली अवेलेबल है, इलीगली भी। तो स्ट्रीट लिफ्टिंग में मैंने देखा है काफ़ी लोग को। इंडिया से आई एम नॉट अवेयर कि ज़्यादा लोग हैं कि नहीं, एक या दो है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब मेरे ही दोस्त है वो, देखा जाए। बट 99% आई वुड से दे आर नेचुरल। 1% मेरे को डाउट है, बिकॉज मैं उनके लाइफ स्टाइल का मैं जानता नहीं हूँ। वर्ल्ड वाइड ऑफकोर्स मैंने देखा हुआ है। तो इसका क्या कोई हम लोग कॉन्टेस्ट के पहले भी कोई टेस्ट होता है क्या? येस ऑफकोर्स, डोपिंग टेस्ट पावर लिफ्टिंग या कोई भी और स्पोर्ट हो काफ़ी महंगा रहता है वो, बट स्ट्रीट लिफ्टिंग में शायद आई थिंक ब्लड या यूरिन के थ्रू टेस्ट हो जाता है सस्ते में। बेसिकली अगर आप कोई भी सब्सटेंस इंजेक्ट करते हो, लाइक देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स मेरे हिसाब से, एक जो परफॉर्मेंस एनहांस करता है और एक जिसमें आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। मसल ग्रोथ वाला मोस्टली बॉडी बिल्डिंग में रहता है, जो काफ़ी महंगा रहता है। स्ट्रेंथ वाइज वाला जो है इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, एंड आप वो इंजेक्ट करोगे विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स। सो ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन आपको बहुत एक्सेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी, लाइक आप 200-300% पुश कर सकते हो खुद को। 2 to 300%? यस, मतलब वही वो लोग 24 आवर्स पहले अपना इंजेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑन द कॉम्पिटिशन इट बिकम्स नॉट फेयर फॉर अदर एथलीट्स कि वो लोग स्टेरॉइड अब्यूज़ करके आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, और जो नेचुरल कर रहे हैं उन लोग का। यस, हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब अनफेयर एडवांटेज तो है ही। जैसा आप कह रहे हो कि 2 to 300% अगर उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है परफॉर्मेंस में, तो ये ऑब्वियसली एक अनफेयर एडवांटेज है, दैट टू ऑन द डे ऑफ कंपटीशन। बट इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि उन भले उतनी स्ट्रेंथ आ रही है उनमें, बट जॉइंट टेंडन कभी कभी सपोर्ट नहीं करते। तो जो लोग स्टेरॉइड अब्यूज़ करते हैं उनका ACL हो गया या टेंडन हो गया, चेस्ट टेयर हो गया, बहुत मेजर इंजरीज होती है ये चीज़ तो में। कहीं ना कहीं वो लोग वो एक रिस्क ले रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, जॉइंट्स के साथ। या रिस्क ले रहे हैं हेल्थ वाइज भी, बिकॉज हार्ट पे बहुत इस पे फ़र्क पड़ता है। एंड मैं मतलब मेरे को खुद बोलते हैं लोग मैं स्टेरॉइड लेता हूँ, बिकॉज मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कभी कभी 3-4% अराउंड रहता है। तो मेरे बॉडी पे हर जगह वेन्स लगता है, सो पीपल थिंक कि आई डू स्टेरॉइड अब्यूज़, बट ऐसा नहीं है। ऐसी जो
मेरी जो फिज़िक है वो हिसाब से नेचुरली भी करना पसंद है, बस ये करेक्ट नॉलेज रहनी चाहिए आपको, एंड आपको वही टाइम देना पड़ेगा ये चीज़ को, मेरे जितना स्ट्रेंथ लेवल एंड वो लगे, क्योंकि मैं भी स्टार्ट किया था बॉडी वेट पुल अप एंड पुशअप से, अब जाके मेरा वही 40 kg मसल अप एंड 80 kg वैसा है। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू गिव टाइम। तो जैसे अभी आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि स्ट्रीट लिफ्टिंग में कैसे एंट्री करनी चाहिए, स्पेशली एट द स्टार्टिंग लेवल? मतलब जैसे क्या-क्या इंजरीज़ के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए, या क्या-क्या उनको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रीट लिफ्टिंग के लिए क्या-क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? स्टार्टिंग में मैं ये बोलूँगा सीधा स्ट्रीट लिफ्टिंग में मत उतरो आप, बिकॉज स्ट्रीट लिफ्टिंग का बेस ही हैवी वेट लिफ्ट करना है, और सबकी बॉडी नहीं यूज टू होती है हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए, आपको बेस पे फोकस करना पड़ेगा। विद द बेस आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड द एलिमेंट्स लाइक मसल अप, पुल अप, डिप, स्क्वाट, आप उसको पहले बॉडी वेट में मास्टर करो, ऐड वेरी फ्यू केजीज ऑफ बॉडी वेट, एंड थोड़ा मसल आइसोलेशन पे फोकस करो। अभी जैसे कि कैलिस्थेनिक स्ट्रीट लिफ्टिंग में मसल आइसोलेशन का कंसेप्ट नहीं है, बट अगर आप खाली कंपाउंड मूवमेंट करो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टोल ले लेगी, यू नीड टू मैनेज द फटीक समवेयर एल्स। एंड स्ट्रीट लिफ्टिंग में वैसे भी जो भी टॉप लिफ्टर है, कंप्लीट कंपाउंड लिफ्ट तो कोई करता नहीं है, सब लोग करते ही है कुछ ना कुछ, जिम वाले मूवमेंट्स करते ही है, काफ़ी टेक्निकल मूवमेंट्स करते हैं जो पार्ट भी नहीं है कैलिस्थेनिक्स का। तो अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग में उतरना चाहते हो, आप अपना जिम भी करो साथ में, और साथ में स्ट्रीट लिफ्टिंग भी करो। अभी मैं अपना बात करता हूँ कि मैंने जो स्ट्रीट लिफ्टिंग में नंबर अचीव किया, आई वुड से 30 kg मसल अप, 70 to 75 kg चिन अप, 100 kg डिप एंड अराउंड 180-190 kg स्क्वाट, ये मैंने विदाउट जिम के किया हुआ है, बिकॉज दैट वाज माय पोटेंशियल। बट मेरे को अगर मेरा वो पोटेंशियल आगे बढ़ाना था, सो आई हैड टू इंक्लूड जिम के मूवमेंट्स इंक्लूड करने पड़े, बिकॉज जैसे कि अगर हम पुलअप का एग्जांपल है, उसमें आपके खाली बैक और आर्म्स ले रहे हैं, बट माइक्रो मसल लाइक फोर आर्म, बाइसेप हो गए, या फिर लोअर बैक मसल हो गए, वो कंप्लीट कैलिस्थेनिक से ट्रेन नहीं कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एंड इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव जो जिम में मशीन्स अवेलेबल है आपको। यस, अभी जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बोला था कि ऐसा कोई जिम है जो स्पेसिफिकली कैलिस्थेनिक्स के लिए, तो आप जिम ज्वाइन करो जिधर अच्छा पुल अप एंड डिप बार मिले आपको, बाकी मशीन्स तो रहती है बेसिक, लैट पुल डाउन, केबल मशीन, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल। एंड मेरा जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरी इंजरीज जो है लोअर बैक, एडक्टर, दोज मसल वर नॉट स्पेसिफिकली स्ट्रेंथन, तो वो मैंने जिम मूवमेंट्स इंक्लूड किए, तब जाके मेरा अभी पेन बहुत कम है। दैट्स व्हाट माय फिजियो टोल्ड कि यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज मूवमेंट्स, एंड जो भी टॉप लिफ्टर है वो लोग वही करते हैं, इंक्लूड करना ही पड़ता है टू अचीव दैट मैक्सिमम पोटेंशियल। अच्छा, तो आपका जैसे जो टिपिकल वर्कआउट है, जो आइडियल वर्कआउट जो आप कैलिस्थेनिक्स के लिए या स्ट्रीट लिफ्टिंग के लिए करते हो, तो उसमें बेसिकली क्या-क्या आप वर्कआउट्स इंक्लूड करते हो? सो बेसिकली जैसे कि देर आर 4 मेजर एलिमेंट्स, मसल अप, पुल, डिप, स्क्वाट। मसल अप एंड पुल अप इज़ द पुलिंग मूवमेंट, डिप इज़ द पुशिंग मूवमेंट, एंड लेग इज़ द लोअर बॉडी मूवमेंट। तो आप जिम में भी जाओगे, लोग यूजुअली पुल पुश लेग परफॉर्म करते हैं, तो मेरा भी वैसे ही काम करता है। एंड अभी करंटली मेरा थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल चल रहा है बिकॉज ऑफ माई इंजरीज, मेरा फिजियो अलग कर रहा है, बट जो भी अगर न्यू ज्वाइन करना चाहता है लाइक स्ट्रीट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स कर रहा है, आई वुड से कि आप पुल पुश लेग स्प्लिट ही फॉलो करो। ओके, तो मतलब एक नॉर्मल जिम वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग वाला वर्कआउट जो होता है, उसमें मसल बिल्डिंग वाला जो वर्कआउट होता है वो तो करें ही, उसके साथ-साथ स्ट्रीट लिफ्टिंग के लिए भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें। इट्स अप टू यू, अगर आप न्यू हो ये स्पोर्ट में, एक बेस एक्सरसाइज जैसे कि आप खाली कंपाउंड मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो जो करना है आपको, बट एक पॉइंट बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना ही पड़ेगा, भले वो जिम मूवमेंट ना हो। आप एक्सरसाइज विथ रेजिस्टेंस बैंड कर सकते हो, या फिर देर आर वेरिएशंस लाइक बॉडी वेट, बाइसेप कर्ल्स, रिंग्स लेके किया जाता है वर्कआउट, तो उससे भी आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, बट इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन जिम मूवमेंट। जिम में बस आपको डंबल लेके कर्ल मारना है, बट अगर आप रिंग में करोगे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लेग पोजीशन क्या है, हिप सही है कि नहीं, आपके शोल्डर रिट्रैक्टेड है कैसे, आपके एल्बो लॉक हो रहे हैं, देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू। आपने इस स्पोर्ट में क्या-क्या हर्डल्स फेस किए? इस स्पोर्ट में मतलब इस स्टैचर पे आने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन की टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए आपने क्या-क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े? वही है कि आप जिम जा रहे हो तो फिर स्टाफ से झगड़ना, वो तो बेसिक है ही,
एंड इक्विपमेंट वाइज आपको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। आप कोई भी जिम में जाओ, लाइक देर आर सो मेनी जिम जो बहुत अच्छा मेंबरशिप चार्ज करते हैं, बट दे हैव डोंट हैव द इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर माई स्पोर्ट। लाइक यू नीड अ स्ट्रेट रॉड फॉर अ पुल अप बार, वो तक अवेलेबल नहीं रहता आज तक, एंड वो कोई जिम में नहीं मिलता। हर पे वो रबर ग्रिप लगा देते हैं, विच इज़ नॉट कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक थिंग। तो अभी तो फ़िलहाल लाइक मैं जो भी हर्डल्स किया हूँ वो मैंने चीज़ें ध्यान में रख के एक नया जिम, मेरे फ्रेंड का जिम है केज मसल जिम, मीरा रोड में ही है वो, तो उधर मैंने अपना अभी जो भी सेटअप है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल के हिसाब से, लाइक पुल अप बार हो गया, डिप बार हो गया, स्क्वाट के जो बारबेल रिक्वायरमेंट है, वो सब मैंने सेटअप करके रखा है। आपने वो खुद से किया है? लाइक ऑफकोर्स वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ में, बट जो भी लाना करना, क्या बात करना फैब्रिकेटर से, एंड वो सब कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। बिकॉज ये सेम चीज़ मैंने अपने प्रीवियस जिम ओनर्स को भी बताई है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, बट वो लोग कुछ और ही करते हैं एंड वो इक्विपमेंट ख़राब कर देते हैं, एंड इट इज़ बिट रिस्कियर फॉर मी। अगर जो डिप बार का विद थोड़ा भी ज़्यादा हो गया सो मेरे शोल्डर या चेस्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। ओके। मतलब वो कोई ना कोई ऐसा रहता है। एंड अगर आप कंपटीशन में भी जाओ, डिप बार इज़ ऑलवेज एट अ फिक्स विथ। तो अगर कोई फीमेल है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर नैरो है, वो इतना वाइड डिप करेगी। यस, एंड मेरा खुद का एक क्लाइंट है हीथ, ही कम्पीटेड एट अ कॉम्पिटिशन एंड वो डिप बार पे कम का शोल्डर टूट गया बिकॉज उसके लिए वो वाइड था डिप बार। सो ये हर्डल्स अभी धीरे धीरे कम हो रहे, काफ़ी लोग ऐसे इक्विपमेंट ला रहे हैं जो सब एथलीट्स उस पर परफॉर्म कर पाए। आई थिंक हम लोग भी ये अक्सर इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि जैसे अब एक बार हम चैम्पियन बन जाते हैं, या एक बार वो स्पोर्ट जो है, जैसे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो बहुत फेमस कर दिया, तो अब उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ बन जाएंगी। बट जब तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, या जब तक वो फेमस नहीं हुए थे, तब तक वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उनका जो गाँव था, मतलब उनका कुछ था ही नहीं, उनका प्रोफेशनल जैवलिन नहीं था, मतलब लिटरली स्टील पाइप या बैम्बू स्टिक लेके वो करते थे। बट जैसे ही उनका रिकॉग्नाइज हुआ तो उनको वो फैसिलिटीज़ मिली। उन्होंने ऑफकोर्स मेहनत की है चीज़ में, बट अभी वो उनका जो करंट ट्रेनिंग का जगह है या जिधर भी करते हैं, लाइक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। एंड मेरे को पर्सनली दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है बिकॉज मेरे एरिया में मेरे को कोई जिम अलाउ करता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आई थिंक कल आई एम श्योर आप जब फेमस हो जाओगे, बहुत पॉपुलर हो जाओगे, तो हमारे पास स्ट्रीट लिफ्टिंग के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, आपके पास सारी स्पॉन्सरशिप्स होंगी। बट ये जो गैप है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक का गैप है, आई थिंक वहाँ पे हमें, आई थिंक कंट्री को, या क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स की जो बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, इनको कहीं ना कहीं एक प्रोवाइड करना चाहिए। एंड आई वुड से कि ये जो स्पोर्ट है, स्ट्रीट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये है महंगे स्पोर्ट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं, मैं दूसरे स्पोर्ट को डाउन नहीं कर रहा हूँ, दूसरे स्पोर्ट में भी लाइक यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, न्यूट्रिशन वाइज, उसमें भी हर जगह कॉस्टिंग तो है ही। बट स्ट्रीट लिफ्टिंग आई थिंक कि लोग इतना करना नहीं चाहते बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव देन द अदर स्पोर्ट्स। बट न्यूट्रिशन वाइज भी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, इक्विपमेंट वाइज भी आपको इन्वेस्ट करना है, एंड इक्विपमेंट भी हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें सेफ रखे, बिकॉज यू आर पुशिंग योर बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट का 2 से 3 गुना ज़्यादा लेके आप पुश कर रहे हो। सो सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। लास्ट टाइम जब आपने इंटरनेशनली कम्पीट किया, तब तो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन ये सब नहीं थे, बट इस बार आपके पास है। तो आप वो क्या डिफरेंस उसमें महसूस कर रहे हो? तो मैं जब प्रीवियसली कम्पीट किया था, मेरे पास मेरे खाली कोच थे एंड ही इज़ ओनली एन ऑनलाइन कोच। तो उनके गाइडेंस के थ्रू तो मैंने मतलब अपने नंबर्स जो थे वो कर लिए। बट मैं जैसे गया इंटरनेशनल, ना अच्छा खाना रहने, ना अच्छी स्लीप, अलग स्ट्रेस भी था बिकॉज मेरा जो भी कंपटीशन प्रेप था 2-3 महीने का आफ्टर द क्वालिफायर, उसमें मेरा ज़्यादा फोकस तो बस वीज़ा लेने में था एंड बाकी पैसे जमा करने में, ताकि मैं जाके compete कर पाऊँ। तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी हुई नहीं, जो मैंने ट्रेनिंग में नंबर्स मारे थे वो मेरे कंपटीशन में तो हुए नहीं। चलो उसका तो कुछ नहीं है, बट अगर आप फिजियो एंड डाइटिशियन रिलेटेड बात करो, अब जैसे कि मेरे पास है एंड वो टाइम पे नहीं थे, तो वो टाइम पे मेरा बॉडी वेट वॉज अराउंड 66 kg एंड आई वॉज नॉट
इंजर्ड, बट जब हुआ सब कंपटीशन मेरे इंजरीज आने स्टार्ट हुए, बिकॉज मैं ऑफकोर्स प्रोग्रेस हो रहा हूँ। अभी जाके भी मेरा बॉडी वेट 66 kg है, बट मसल मास मेरे बॉडी में आपको कहीं ज़्यादा दिखेगा। आई यूज टू लुक वेरी स्किनी, बट उतना मैं अभी नहीं लगता हूँ। तो अगर आपके पास अच्छा डाइटिशियन है, अच्छा फिजियो के अंडर आप कंसल्ट कर रहे हो, तो फिर आपको आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। एंड देर आर फ्यू कोचेस जो सब कुछ एक साथ करते हैं, जो बहुत कम रहते हैं। ऑफकोर्स उन लोग का पैसा भी ज़्यादा रहता है, वो लोग उतना एक्सपर्टीज़ अपना दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो मेरे सब अलग अलग है, मतलब 3 अलग रखा है, बट तीनों का मैं खुद का नॉलेज मिला के अपने हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो आई थिंक दिस इस बार आप आई वुड most से probably आई एम प्रेप्ड फॉर द कंपटीशन, बट अनलेस मेरे को 100% स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, मैं compete नहीं करूँगा। बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं स्पॉन्सरशिप खुद से ढूंढने जाऊँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाएगी, एंड आई कैन नॉट रिस्क अगेन कि मेरा कंपटीशन बेकार जाए। बिकॉज मेरा जो कंपटीशन 2 अक्टूबर 2023 में बेकार गया, मेरे को अभी तक नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब मेरा ऐसा है। तो वो मैं नहीं चाहता वापस हो मेरे साथ। नहीं, और आई थिंक मैं भी इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने लिसनर्स को और अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है स्पॉन्सरशिप एक एथलीट के लिए। और इस एपिसोड के थ्रू अगर कोई भी है जो ये देख रहा है, सुन रहा है कि किस तरह से, किस स्ट्रगल से पार्थ इज़ गोइंग थ्रू, तो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इनको स्पॉन्सर करें, इनको हेल्प करें, ताकि ही इज़ नॉट डूइंग फॉर हिज ओन सेक। ये जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नेशनलिस्टिक, एक देश प्रेम की वजह से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारा देश का ही नाम इससे होने वाला है। तो कोई भी अगर ये सुन रहा है, देख रहा है, तो प्लीज़ स्पॉन्सर पार्थ विद दिस ऑसम स्पोर्ट ऑफ स्ट्रीट लिफ्टिंग। पार्थ, आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे आप इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हो, तो आपको क्या लगता है स्ट्रीट लिफ्टिंग में गर्ल्स का क्या सीन है? मतलब वो कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है उनका? और अगर आप ओवरऑल फिटनेस में ही देखो, यू वोंट सी वेरी मच ज़्यादा फीमेल। अगर ओलंपिक्स में देखो, जो बड़े बड़े स्पोर्ट है बॉक्सिंग या फिर वैसा, उसमें आपको दिख जाएगी फीमेल, बिकॉज वो लोग पहले से परस्यू कर रहे हैं। अब दंगल मूवी देख लो, उसमें कैसे गीता बबीता है, वो लोग थे। बट कैलिस्थेनिक्स में ही इंडिया में लोग परस्यू नहीं करते, फीमेल्स स्पेशली, बिकॉज दे थिंक इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू। एंड अनदर थिंग कि उनको लगता है कि ये करके दे विल ग्रो अ मैनली टाइप ऑफ बॉडी, विच इज़ नॉट ट्रू। एग्जैक्टली, बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल के बॉडीज अलग फंक्शन करते हैं। बिल्कुल। Yes. ये तो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट जितने भी बॉडी बिल्डर्स और वो सब आए हैं, उन सब ने ये बोला है कि फीमेल्स को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी बन जाएगी, और सब ये बोलते हैं कि इतना आसान होता तो अभी तक उनकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी बन गई होती। देयर आर बहुत फीमेल्स मुश्किल जिनका मैनली बॉडी, बट दे डू स्टेरॉइड अब्यूज, तो वो अलग एग्जैक्टली, चीज़ हाँ, होगी। नहीं एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं वो हार्मोन का कोई ना कोई रोल होता ही है, तभी ऐसा आपको आउटकम दिखेगा। अदरवाइज फीमेल्स की बॉडी उतनी ज़्यादा जल्दी वर्कआउट का रिस्पॉन्स नहीं देती है। यस। जो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ लेवल है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर उसने आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है? उसकी जेनेटिक्स पे, या उनका जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उस पे? डे टू डे रूटीन तो काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है देने को, तो यू कांट एक्सपेक्ट टू गिव इन प्रोग्रेस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग 1 hour टू योर वर्कआउट, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मील्स, योर overall stress, etc. So that's another thing. But even if you are giving 1 hour, at minimum 1 hour आप दे रहे हो, so you can see good progress in that. And genetics related बात करें, genetics do play an important role. अब मैं personally मेरा खुद का बोलूँ, मैं फिटनेस स्टार्ट किया 49 kg, अभी 66 kg पे हूँ। और मेरी हाइट भी बढ़ी है एंड एज भी बढ़ी, तो वो हिसाब से बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही। बट इफ़ यू सी 49 to 66 इज़ नॉट दैट मच ऑफ प्रोग्रेस। अभी जिनके अच्छे जेनेटिक्स है, मैंने जितने देखे, 50 kg से 100 किलो भी हुए हैं लोग, वैसे Really? नॉर्मल बॉडी बिल्डर ही हो जाते हैं। उनके जेनेटिक्स सपोर्ट करते हैं, उनके परिवार में पहले कोई ना कोई वर्कआउट करता रहेगा एंड वो चीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र हुई है। बट मेरा ऐसा है कि आई एम द ओनली गाय, खाली मैं ही बैठा हूँ जो फिटनेस में है। मेरे में मैं सब बिजनेस में एंड सब पढ़ाई इसमें, सबके पेट है देखा जाए तो। या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्किनी रहेंगे वो, जैसे कि मैं खुद स्किनी था,
बट विद टाइम मैंने जैसे जैसे अपना ये चीज़ में घुसा तो मेरे को नॉलेज गेन हुई एंड आई गेन्ड मसल एंड एटसेट्रा। एंड मेरे में जेनेटिक्स नहीं है, मेरे किसी से पास डाउन हुए नहीं है। जो भी आई वुड से इट्स कंप्लीट हार्डवर्क हर जन को करना होता है, जेनेटिक्स वाला हो या नहीं, जिनके पास नहीं हो। बट वी नीड टू डील विथ अ लॉट मोर थिंग्स, बिकॉज अगर मेरे पास जेनेटिक्स नहीं है, मेरी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी एज कम्पेयर जिनकी जेनेटिक्स है। और वही सेम विद मसल गेन वगैरह भी आपका। एंड आई वोंट से इट इज़ एन एक्सक्यूज। अब भगवान ने जो दिया है मैं उसके साथ आपको करना ही है आगे, आप यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड ऐसा है कि इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर लाइक 8 years 10 years, तो जेनेटिक्स की बात तो हट ही जाती है, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है वो ऐसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग से। आप मेरे को दिन का 6 घंटा भी बोल दो, मैं 6 घंटा वर्कआउट कर लूँगा, अगले दिन आई एम रेडी अगेन टू डू इट। मेरा अभी बॉडी वैसे प्रेप हो चुका है ये चीज़ करके। ओके। अच्छा, जैसे आपका वेट कम ही रहा है हमेशा, तो क्या आपको ये स्ट्रगल फील हुआ है कि जैसे आपने कुछ दिन या 1 महीना 2 महीने वर्कआउट नहीं किया किसी इंजरी की वजह से कभी, तो मसल मास जल्दी लूज हो जाता है, ऐसा होता है क्या आपके साथ? अगर आप मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मेरा स्टेबल रहेगा वेट, बस स्किनी लोग का। मेरा मेटाबॉलिज्म इज़ फास्ट, मैं कुछ भी खाऊँ इतना पचता नहीं है बॉडी में। तो अभी तक मेरा जो बॉडी वेट गेन हुआ है इट इज़ फिक्स। मैक्स टू मैक्स आई कैन गो लाइक अराउंड 65 kg, विच वुड बी लाइक अ लिटिल फैट या मसल लॉस होगा उसमें, बट आई वुड स्टे बिटवीन 65 to 68 kgs थ्रू आउट द ईयर। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि ये मेरा लास्ट ईयर होगा 66 kg में, बिकॉज मेरी जो हाइट एंड बॉडी है, मतलब आई हैव वेरी लॉन्ग लिम्स, तो हिसाब से मेरे को सब बोलते हैं कि 73 kg में स्विच करना बेटर रहेगा। अगर मैं 73 kg में स्विच करूँगा तो लाइक आई वुड हैव मच मोर मसल मास, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी एंड मेरे इंजरी के चांस कम होंगे, बिकॉज यू विल हैव मसल्स दैट वुड बी सपोर्टिंग योर जॉइंट्स। ओके। तो मेरे इंजरीज के बार बार होने का कारण कैन बी बिकॉज ऑफ माई लो बॉडी वेट। आई एम मेंट टू बी अराउंड 73 to 80 kgs। ओके। तो मैं 66 kg में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल टू विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप एट दिस बॉडी वेट। इस बॉडी वेट। Yes. ओके। तो अच्छा, जैसे अगर आपको 66 से 73 में आना होगा तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा उस कैटेगरी में आने में? अब बोलो 10 दिन में कर लूँ मैं, रियली 10 दिन में? बिकॉज मैं बॉडी वेट कट 2 दिन में 3 किलो कर चुका हूँ और मेरे को पता है मेरा बॉडी गेन कितनी जल्दी करता है। आप इन शॉर्ट मेरे को ज़्यादा खाना रहेगा। अब 10 दिन मैंने ऐसे नंबर दिया, 1 महीना 2 महीना पकड़ के चलो, 10 दिन में भर भर के खाऊंगा, दैट वोंट बी गुड फॉर माई हेल्थ। फिर मेरा गट उतना सपोर्ट नहीं करेगा, गेन हो जाऊंगा बट मे भी कोई हेल्थ कंसर्न हो सकता है। एंड मेरा करंटली खुद का है थोड़े बहुत गट में मेरे कंसर्न्स है, मतलब अगर मैं कुछ भी ज़्यादा स्पाइसी खा लूँ तो गट का कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। सो अगर आपको बॉडी वेट इंक्रीज़ करना है आपको स्लोली करना पड़ेगा। फास्ट किया जा सकता है बट आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने हो सकते हैं। तो बट अगर आइडियली हम स्लोली कहेंगे, अगर आप जो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए और प्रॉपर डाइट लेते हुए, तो आप मैं चाहूँ तो 100 किलो भी हो सकता, बट वैसी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रॉपर डाइटिशियन के थ्रू करेंगे। डाइटिशियन मैं खुद से नहीं करूँगा, खुद से मैं ज़्यादा खा के करूँगा मेरे को पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी। जब से मैंने डाइटिशियन लिया है, फिजियो लिया है, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस मेंटली फिजिकली बोथ। सो आई ओनली ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स जो है ये फील्ड में। खुद से मैं कर सकता हूँ ट्राई, बट आई वोंट रेकमेंड कि कोई भी खुद से ट्राई करे। मे बी यू कैन यूज़ AI टूल्स, चैट GPT यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट। हाँ, जब प्रोफेशनल की बात आती है तो इट्स बेटर कि चैट GPT इज़ लाइक ऑनलाइन टूल, बट जो बंदा सालों से पढ़ा हुआ है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया दूसरे 1000 लोग पे, तो वही आपको बता पाएगा। प्रॉपर रिसर्च बेस्ड काम है, तो वो AI करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड कैसा है कि अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हो जो सब चीज़ में एक्सपर्ट है, लाइक कोचिंग भी दे रहा है, इंजरी रिलेटेड भी डाइटिशियन में, ही वोंट एक्सेल एट एवरीथिंग। अगर कोई भी डॉक्टर है, इट वुड बी द ऑर्थोपेडिक या गायनेकोलॉजिस्ट, वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो अलग अलग करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो आप उनके साथ कंटिन्यू करो, बट यू नीड टू सी रिजल्ट। अगर आपका किधर भी प्रोग्रेस स्टक है, इधर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ गलती कर रहे हो या फिर ही और देम आर नॉट गाइडिंग यू बेटर। अच्छा, तो अब मैं आपसे एक थोड़ा लाइट सवाल पूछता हूँ। हाउ हैज स्ट्रीट लिफ्टिंग चेंज्ड यू? तो जैसे कि मैं जब स्कूल में आया, टाइम इतना ज़्यादा था, तो
मैं इसको ऐसे शौक के लिए कर रहा था, मेरे को कभी पता नहीं था कि मैं इसको ऐसा फुल टाइम करियर अप्रोच करूँगा। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, बोथ फैमिली मॉनिटरी वाइज। अगर आप बाहर के लोग देखो, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको फिटनेस का उतना इंपॉर्टेंस पता है, कोई भी स्पोर्ट में वो लोग करवा देते हैं। तो वहाँ के बच्चों को पैसे रिलेटेड टेंशन नहीं है। बट मैं पर्सनली, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है ये चीज़ में। पैसे तो लगे ही है, स्पेशली न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। मैं भले पूरा पूरा दिन वर्कआउट कर लूँ, बट अच्छे से अगर स्लीप नहीं मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है मेरे को, तो वो प्रॉब्लम देगी। अभी आप, मैं घर पे जाऊँ, मेरे प्लेट में सिर्फ चावल है, दैट वोंट हेल्प मी विथ माई रिकवरी। आई विल नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रोटीन, लाइक अगर मैं वेजिटेरियन तो पनीर एट्सेट्रा, एग्स, या फिर वैसा कुछ लगेगा ही मेरे को खाने में। तो हर कंपटीशन के बाद में आई हैव रिसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ब्रांड्स, या फिर कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन, या मे बी मेरे कोचिंग रिलेटेड मेरे को फ़ायदा हुआ है। तो आई वुड से कि ओवरऑल मॉनिटरी वाइज आई एम प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, एंड दिस कैन बी डन एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन। और मेंटली आप पे क्या आपका पर्सपेक्टिव या आपकी कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बढ़ी हैं इस सब चीज़ों से? मेंटली मैं स्ट्रांग हुआ, ऑफकोर्स लोगों से डील करना सीखा हूँ। मतलब ऐसा पॉइंट था कि ऑलमोस्ट रोने जैसा हो जाता था, लाइक रो चुका हूँ मैं ये सब चीज़ में। एंड जो मेरा पहला, जिधर मैं पहला कैलिस्थेनिक्स किया था, आई वॉज लिटरली पुश्ड आउट फ्रॉम देयर, बिकॉज इट इज़ लाइक थोड़ा मॉनिटरी वाइज इश्यूज हो गए थे। आई एम अ लो पेइंग क्लाइंट एंड दे आर फोकसिंग ऑन मोर हाई पेइंग क्लाइंट। तो इवन आई एम डूइंग अ लॉट एथलीट, आई एम अ नेशनल चैम्पियन, दैट्स अनदर थिंग जो भी है उनका। वर्कआउट वाइज भले मैं कितना भी पूरा दिन स्ट्रेस्ड आउट हूँ, आई नो कि मेरे को क्या करना है मेरा वर्कआउट को फ्लो में लाने के लिए। बिकॉज देर आर सम सप्लीमेंट्स दैट हेल्प यू सूद योर स्ट्रेस, जैसे एल थियानिन हो गया, देर आर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, सब थोड़े बहुत सप्लीमेंट है। दे मे नॉट असिस्ट यू कम्प्लीटली, बट वो थोड़ा असिस्ट कर सकता है आपको, आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल करने में। बिकॉज अब भले 20 के हो, 18 के हो, या जो भी हो, स्ट्रेस हर इंसान को होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में कुछ कर रहे हो तो वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा आपके, भले पर्सनल लाइफ में हो या वर्क लाइफ में हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी सीखा है मैंने, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मैं छोटी छोटी चीज़ पे स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट आई डोंट थिंक कि आई विल लेट दैट हैपन अगेन, बिकॉज आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट। तो आपने इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतने सारे हर्डल्स को फेस करने के बावजूद, तो ये वाकई में कमेंडेबल है। एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू कि आपके जो आने वाले जितने भी आपके चैम्पियनशिप्स हैं, आप उसमें और भी अच्छा करें और इंडिया का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड लाइक टू से कि मैंने खुद के दम पे नहीं किया है, मेरे मॉम डैड सिस्टर, ऑफकोर्स सब फैमिली वालों ने चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया है। एंड आई वुड स्टिल से कि मैं जो भी प्रीवियस अपने कैलिस्थेनिक्स इंस्टीट्यूट या जिम का पार्ट हूँ, उन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया है, एंड इवन थैंक्स टू देम कि उनके कारण मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में, और सिर्फ स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में नहीं, बल्कि ज़िंदगी में आने वाले स्ट्रगल्स के बारे में, उनको हेड ऑन फेस करने के बारे में। हम सब की लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स आते ही रहते, और जिस तरह से पार्थ ने अपने स्ट्रगल्स को सोसाइटी के साथ, अपने प्रोफेशनल के साथ फेस किया, और वो जिस हिम्मत से बढ़ते जा रहे हैं, आगे अपने चैलेंजेस को लेते जा रहे हैं, उसकी हमें दाद देनी चाहिए, और शायद हम सबको उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने भी इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैंने तो ज़रूर सीखा है। तो स्टे क्यूरियस एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।